प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। अमरीकी सदर ने आज पाकिस्तान के हवाले से एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है और इसके जौहरी हथियार जो हैं ये गैर मुनज़्ज़म हैं। इस पर वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल आया। बिलावल भुट्टो साहब ने एक तो ये कहा कि ये एक गैर रस्मी बयान है, ये ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर वजाहत तलब करने का भी फैसला किया गया है। सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या ये एक गैर रस्मी बयान है और इसकी कोई अहमियत नहीं है, या ये अमेरिका का ऑफिशियल बयान है। सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, इस बयान से उसकी समत के बारे में हमें क्या पता चलता है। इस मौके पर यह बयान क्यों दिया गया? क्या पाकिस्तान पर दबाव डालकर अमेरिका कुछ हासिल करना चाहता है? तो बहुत सारे पहलू हैं इस स्टेटमेंट के जो आज अमरीकी सदर की तरफ से दिया गया और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही हलकों में इस बयान पर न सिर्फ तशवीश पाई गई, इसकी मजम्मत की गई, इसके रद्द-ए-अमल में बयान दिया गया है पाकिस्तान के तमाम सीनियर सियासतदानों की जानिब से। तो आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पे गुफ्तगू करते हैं, फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कल के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, पहले तो ये बताइए कि क्या आप बिलावल साहब के इस बयान से इत्तफाक करते हैं कि क्या अमेरिका का ये एक गैर रस्मी बयान है? यानी आपको क्या लगता है, गैर रस्मी बयान है या फिर ये ऑफिशियल स्क्रिप्ट का हिस्सा है? देखिए जी, बात ये है कि बिलावल साहब वैसे तो बड़े अच्छे अभी तक काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कहना कि ये गैर रस्मी बयान है और साथ ही कहना कि हम डिमार्च करेंगे उनके सफीर को बुला के, तो इसके अंदर तो स्टेटमेंट में डायकोटमी है। अगर ये गैर रस्मी है तो फिर आप क्यों बुला रहे हैं सफीर को, और अगर सफीर को बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये कोई चीज़ सीरियस है। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जब भी बात करता है, चाहे वो अपने निजी महफिल में ओवर ए कप ऑफ टी बात करे, उसकी भी अहमियत होती है। और ये तो एक पॉलिटिकल गैदरिंग थी जिसमें उन्होंने बात की है, तो ये गैर रस्मी नहीं हो सकता। बल्कि मैं यूं समझूंगा इसको कि आप यूं समझें कि अल्लाह की तरफ से ये गैबी इमदाद आई है जिससे आपको उनके असल डायरेक्शन का पता चल गया है। अब मैं दो चार बातें सिर्फ लिस्ट कर देता हूं, मैं उस पर अपना तबसरा नहीं करता। अगर उसमें कोई गलत बयान नहीं हुई तो आप जरूर मुझे टोकिएगा या बाद में डॉक्टर साहब बात कर सकते हैं। नंबर एक, अमेरिका जो गया है अफगानिस्तान से, उसमें वो काफी जिम्मेदार समझता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ये कहता है जी हमने इतनी मदद की, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमने उस तरीके से मदद नहीं की। ये एक बात ध्यान में रखिए। दूसरी बात, जिन्होंने ये फॉलो किया है, उनकी जो कांग्रेशनल हेयरिंग्स थी, जब भी किसी अमरीकी जनरल से ये पूछा गया कि पाकिस्तान के किरदार के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने हमेशा कहा कि हम इन कैमरा बात करेंगे। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लें, कभी किसी ने बार बात नहीं की। इससे पता चलता है कि उनके दिल में कुछ और चल रहा है। देखिए, हमारा कभी मिसाइल अपने रास्ते से हटकर किसी दूसरे मुल्क में नहीं गिरा। हिंदुस्तान का मिसाइल इधर आके गिरा। हमारा कोई आदमी एक्सपोर्ट करते हुए यूरेनियम या ब्लैक मार्केट में नहीं पकड़ा गया, उनके पकड़े गए हैं। वो अमेरिका के हलीफ होने के बावजूद ईरान से तजारत करते हैं, हमें नहीं करने दी जाती। वो रूस से वेपन्स भी ले रहे हैं, तेल भी ले रहे हैं, हमें नहीं लेने दिया जाता। तो इससे आपको कम से कम ये तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। फिर ये एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं कहने वाला हूं, याद रखें कि अमेरिका ने और वेस्ट ने कभी किसी मुसलमान मुल्क को एटमी हथियार नहीं बनाने दिए। आपको याद है इराक के साथ क्या हुआ, आपको याद है लिबिया के साथ क्या हुआ, आपको पता है कि वो ईरान के साथ क्या कर रहे हैं। एक आध दफा सऊदिया ने भी कोशिश की थी, उनको भी चुप करवा दिया था। ये तो अल्लाह की खास नहीं जैसा, लेकिन आपने जो ये फरमाया जी, हाँ जैसा आपने फरमाया कि ये अल्लाह की गैबी मदद आई है जिससे हमें पता चला है कि अमेरिका की नीयत क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन अगर आज अल्लाह की ये गैबी मदद ना आती इस बयान की सूरत में, तो क्या हमारा दफ्तर खारजा अमेरिका से ताल्लुकात के मामले में किसी मुगालते का शिकार था? अगर मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूं कि अब तक दिल खुशफहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ, तो ये बिल्कुल है। आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके ताल्लुकात खराब हो गए हैं अफगान हुकूमत के साथ? आपको नजर नहीं आ रहा कि आपका सीपैक स्लो हुआ है? आपको पता नहीं चल रहा कि सर्द मैरी है चीन की तरफ से? आपने सुना नहीं अपने वजीर खजाना को, उन्होंने कहा जी कि हम जो चीन के साथ करते हैं उनको रीनेगोशिएट करेंगे और जो पेरिस क्लब के साथ है उसको नहीं करेंगे। तो मेरे भाई, तो फिर आपकी बात को जैसा मैं ये समझूं कि आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से खुशफहमी का शिकार था जो कि खत्म हो गई है। खत्म तो नहीं करेंगे ये,
क्योंकि बहुत सारे हमारे लोगों के बहुत बड़े बड़े पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उधर। आपका क्या ख्याल है कि ये सारे लोग नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, गरीबों के हामी हैं, गरीबों के लिए ये आए हैं? आपको बता नहीं दिया खुर्रम दस्तगीर ने और जावेद लतीफ ने कि वो किस लिए आए हैं, उनको क्या बताया गया था? तो मेरे भाई, अब बातें जरा वाज़ेह हो गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि अवाम की आंखें भी खुल जानी चाहिए, लीडरशिप की आंखें भी खुल जानी चाहिए। और दोबारा मैं कहूंगा, ठीक। दोस्तों और दुश्मनों में तमीज करो। एक चीन है जो आपके साथ पहाड़ की तरह हर वक्त खड़ा रहा, एक अमेरिका है जो धुले हुए कपड़े की तरह आपको बार बार फेंक देता है। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें बड़े एक दो सवाल मैं आपसे वापस आके मजीद करता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए कि आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बिलावल साहब का की असेसमेंट सही है, या पाकिस्तान आंखें बंद कर लेना ही पाकिस्तान अपने मुफाद में समझता है कि नहीं नहीं नहीं, अमेरिका का ये मतलब नहीं है, दिफाई पोजीशन में हम खुद जा रहे हैं कि नहीं, वो ये नहीं कहना चाहता, अमेरिका का ये मतलब नहीं था, ये तो गैर रस्मी बयान था? ये गैर रस्मी बयान है या उनकी पॉलिसी का हिस्सा है डॉक्टर साहब आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने देखना यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, उसकी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से क्या पोजीशन रही है। वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड की है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रही है। कभी इस तरह की स्टेटमेंट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से नहीं आई, कभी इस तरह की स्टेटमेंट यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से नहीं आई, उनकी बाकी लीडरशिप से नहीं आई। जो बाइडेन ने एक जो स्टेटमेंट दी है, जारी बात है, कमिंग फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इसके मीनिंग तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप माजी में चले जाएं, 80s में चले जाएं, 90s में चले, जिससे जलसा भी बात कर रहे थे, तो अमेरिकन नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो फले फूले, और अमेरिकन नहीं चाहते थे कि इंडिया के मुकाबले में या वैसे पाकिस्तान के पास ये हो। ये प्योरली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिश, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की अवाम, ये मिलकर इस प्रोग्राम दो, ये हमारी रेड लाइन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो रिसेंट पाकिस्तानी जनरल बाजवा गए थे, प्राइम मिनिस्टर गए थे, बिलावल भुट्टो गए थे, बड़ी अच्छी लाइन लेंथ है हमारी अमेरिका के साथ। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये जो बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दी है, इसमें कोई इतनी गहराई नहीं है स्टेटमेंट में, क्योंकि ही इज नोन फॉर द गैप्स इन अमेरिका। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने बताया कि किसी और अदारे से कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। अब आ जाए थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर भी देखें, हमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पूरी दुनिया को पता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारे पूरी दुनिया को पता है। आपके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिस सवात के अंदर दोबारा मिलिटेंट्स का रिटर्न हो रहा है, इंटरनल जो हमारे हालात हैं वो आपके सामने है। सीपैक की हमने बात पहले कर दी है। दुनिया हमें कैसे देखती है वो जरूर एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम भी तो अपनी इंटरनल डायनामिक्स देखें। जब उनको ब्रीफिंग दी जाती है कि जी ये 230 मिलियन का मुल्क है और इसके पास फॉरेन एक्सचेंज $8 बिलियन का पड़ा हुआ है, मिलिटेंट्स दोबारा इमर्ज कर रहे हैं, सियासतदान आपस में एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, चीन का सीपैक जो है वो ऑलमोस्ट डूब गया है, तो दुनिया आपके बारे में कोई राय तो बनाती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये राय अमेरिकी अदारों की है या इंटरनेशनल जो अदारे जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऑन दी अदर हैंड देखें, जो बिलावल ने सही कहा कि इंडिया जो है वो एक्सीडेंटली मिसाइल फायर कर देता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है। इंडिया के अंदर असदुल्ला खान साहब देखें, इंडिया के अंदर न्यूक्लियर यूरेनियम जो है वो मार्केट्स में बिकता रहा है, ओपन मार्केट में यूरेनियम बिकता रहा है, लेकिन कभी आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी नहीं बोली, कभी अमेरिकन भी नहीं बोले। हमारे बारे में उनके स्टैंडर्ड्स बिल्कुल और हैं, इसमें कोई शक नहीं। जल साहब की बात से मैं एग्री करता हूं। तो इसका मतलब तो ये है कि डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक सोचा समझा पॉलिसी के मुताबिक दिया गया बयान है और ये उनके जो सियासी तरजीहात हैं उसका हिस्सा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये उनका गैर रस्मी बयान है और ये अमेरिका की पॉलिसी की तर्जुमानी नहीं करता, ये नहीं कहा जा सकता। मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका के अंदर जो एक सियासतदानों की बड़ी लॉट है वो पाकिस्तान के बारे में ये ख्यालात रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि कोई अमेरिकन जो है वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अनडू कर दिया जाए या वापस वो चीजें कर ली जाए, मुझे ये नहीं लगता। लेकिन उनकी पाकिस्तान के उनको ये चीज खटकती तो पूरी दुनिया को है, इंडिया को नहीं खटकती कि इनके पास आज खित्ते में बैलेंस ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, दुनिया इस खित्ते में स्टेबिलिटी इसी वजह से है। वरना अब तो कब की जंग हो चुकी होती। जो नरेंद्र मोदी नॉर्मल हालात में पाकिस्तान में मिसाइल मारने की बातें करता है, अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ना होता तो क्या होता। सो अमेरिकन के अंदर, लार्जली वेस्ट के अंदर ये चीज है कि ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसके ऊपर उनको फिर पाकिस्तान को एक लार्जर फ्रेमवर्क में देखना पड़ता है। जी बिल्कुल सही है। जनरल साहब ये बताइए कि ये जो बयान आज सामने आया है,
आपके ख्याल में ये अमेरिका और पाकिस्तान के खराब ताल्लुकात का आगाज है या इस बयान की वजह से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं? जी, दूसरी बात मेरा ख्याल ज्यादा करीने के आस है। और वो जो पहले तो डॉक्टर साहब की ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये दुनिया हमें किस नज़र से देखती है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे घुटने लगे हुए हैं, हम तो किसी काम के नहीं हैं और बिल्कुल रह गए हैं, जैसे कि कुछ इंडिकेशन डॉक्टर साहब दे रहे थे, तो फिर तो साफ ज़ाहिर है कि फिर तो आप यही कहेंगे कि जी अमेरिका माई बाप है, अमेरिका खुदा न खास्ता खुदा के बाद इस दुनिया का सबसे वो पावर तो है ही, लेकिन हम उसको तकरीबन उसकी परस्तिश करने के भी करीब करीब हो जाते हैं बाज़ औक़ात। भाई बात ये है कि ये जो जनरल साहब गए थे, जनरल बाजवा और हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, प्राइम मिनिस्टर गए थे, ये कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे ज़्यादातर डिप्लोमेट्स कहते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर रिलेशंस। मुझे ऐसे लगता है और मैंने इस पर लिखा भी है और मेरा ये तज्जिया है कि अब आपको अमेरिका बैलेंस नहीं करने दे रहा। वो दोबारा वही सवाल पूछ रहे हैं जो उन्होंने किसी ज़माने में मुशर्रफ से पूछा गया था, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने चीन के साथ जाना है या हमारे साथ रहना है। आपके ख्याल में जन साहब हमने वाज़ेह पॉलिसी ले ली है, अमेरिका की का इंतखाब कर लिया है चाइना की बजाय? जी, मेरा ख्याल है कि कर लिया था, अब वो दोबारा सोचो विचार करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो हमेशा से कह रहा था कि इमरान खान बहाना है, फौज असल निशाना है। और वो बात को लोग मजाक में उड़ा देते थे। मैं आपको चंद एक इंडिकेटर्स देता हूँ। आप ये बताइए कि पिछले 4-5 महीने में हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से ख़राब हुए, जैसे अभी डॉक्टर साहब अब कह रहे थे TTP के मामलात इधर ज़्यादा बढ़ गए, हमारे अंदर ज़्यादा खलफशार पैदा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा ख़राब हो गया, ईरान से ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाए, हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक होने की बहुत बातें हो रही हैं, इसराइल को तस्लीम करने की बहुत बातें हो रही हैं। तो ये तो दीवार पे लिखा हुआ है कि ये आपको कौन कह रहा है। लेकिन अब जो है मेरा ख्याल है कि झटका लगेगा हमारी लीडरशिप को, उनको पता चलेगा कि दोस्ती और जो कम दोस्त होते हैं और ज़्यादा दोस्त होते हैं, जब उनमें दरमियान में आपने फैसला करना हो कैसे किया जाता है। आपका CPEC एट स्टेक्स है, आपका चाइना के साथ दोस्ती एट स्टेक्स है, आपका अफगानिस्तान में अमन एट स्टेक्स है, आपका पूरा जो फ्यूचर एट स्टेक्स है, और आपको फैसला करना पड़ेगा और अल्लाह करे कि सही फैसला करे। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, प्रॉब्लम यह है कि हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट बाज़ औक़ात नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर हावी हो रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें डॉक्टर कमर साहब, हमारी हुकूमत को कोई डाउट नहीं है और उनके जहन में कोई इसका कोई इबाम नहीं है कि अमेरिका ताकतवर है, अमेरिका के हाथ में हमारा वेंटिलेटर है, अमेरिका हमारी ऑक्सीजन रोक सकता है, अमेरिका के बगैर हम चल नहीं सकते, हम अपने जो एनर्जी बिल्स हैं वही देने के काबिल नहीं रहेंगे, अमेरिका ने हाथ उठा लिया। ये माइंड हमारी हुकूमत का बड़ा क्लियर है। तो ऐसी सूरत में ऑप्शंस क्या बचती हैं हमारे पास? देखिए, हमें इस चीज से बाहर निकलना है। हमें हर वक्त एक ये जो हमारे दिमागों में चीज डाल दी है ना, दुनिया हमें खतरे से देख रही है, हम हर वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते रहे, हमें वहां से खतरा है, हमें वहां से खतरा है। हमें इंटरनल खतरा है भाई, हमें इंटरनल खतरा ये है कि अगर मेरे पाकिस्तान के सियासतदान एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठ के पाकिस्तान की कौम का फैसला नहीं कर सकते, तो मुझे अमेरिका से भी खतरा है, मुझे इंडिया से भी, मुझे ईरान से भी, मुझे चीन से भी खतरा है, मुझे सबसे खतरा है। ये बातें छोड़ दें कि हमें वो भी हमारे खिलाफ है, वो भी खिलाफ है। मुझे ये बताएं, क्या हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का $50 अरब पाकिस्तान आया, हमने उसको मल्टीप्लाई करना था, वो कहां खड़ा है? मैं क्यों, अमेरिका ने कराया या ईरान ने खराब कराया या इंडिया ने बंद कराया ये इसको? अगर हम एक्सपोर्ट नहीं भेज सके तो किसको इल्जाम दें इसको? ये खुदारा कॉन्स्पिरेसी जरूर करें, लेकिन सबसे पहले अपने जमीन को झंझोड़े, अपना बताएं हमने क्या करना है। और ये जो अमेरिका में ये कर सकता है, देखिए सिंपल सी बात है, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जितने बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसमें चीन का कितना कंट्रोल है और अमेरिका का और उसके तादियों कितना कंट्रोल है। आपको सांस कहां से मिलना है? क्या आपको सांस चीन से मिलेगा? क्या सांस रूस से मिलेगा? तो आप वहां पे चले जाइए। देखिए आज हम जहां पहुंच गए हैं, ये इस लीडरशिप, ये जो इशराफी है, इनकी अकल की वजह से यहां पहुंचे ना, कि जो भी लोग हमें रन कर रहे हैं, ये हम आज उनके जो कलेक्टिव टोटल माइंड है उसने हमें यहां पहुंचा दिया है कि हम ये कह रहे हैं कि जी हमें $2 अरब यहां से मिल जाए
है हम 230 मिलियन की न्यूक्लियर पावर, 1-1 अरब डॉलर के लिए हम दुनिया में घूम रहे हैं। ये तो चीजें, ये किसने ये फैसले करने थे? हम पहुंच गए हैं, हम डिपेंडेंट है आज इन्हीं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। ये बड़े स्टेप बाय स्टेप आपने यहां से निकलना होता है। आपने इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अमेरिका से, बाकी ममालिक से आपने इन्फ्लुएंस से निकलना है, तो स्टेप बाय स्टेप है। पहले आप अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक करें जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर हम अपनी खारजा पॉलिसी। देखिए इमरान खान साहब मलेशिया नहीं जा सके थे बिकॉज क्योंकि बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये बात सही है आपकी बिल्कुल कि खुद की अंदरूनी मजबूती जरूरी है, लेकिन आप कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा हम यहां पर कहा करते थे कि भाई अगर हमें अमेरिका की जरूरत है तो अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। जब अमेरिका यहां अफगानिस्तान में था तो ये हम बड़े एतमाद से कहा करते थे। क्या आज भी हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमें अमेरिका की जरूरत है तो अमेरिका को भी तो हमारी जरूरत है? देखें, मैं इसमें छोटा सा जवाब दे देता हूं। बिल्कुल अमेरिका को हमारी जरूरत है, लेकिन मुझे लगता यह है कि वो पाकिस्तान को जब देखते हैं तो वो देखते हैं इस नजर से हैं, पहले तो उन्होंने आपको 40 साल देखा है अफगानिस्तान के लेंस से। आइदर सोवियत यूनियन को गिराना है, मुजाहिदीन बनाने हैं, तालिबान बनाने हैं, मदरसे बनाने हैं। आज वो हमें देखने लगे हैं चीन के मुकाबले लेंस से। भाई पाकिस्तान का भी तो कोई लेंस होना चाहिए ना, कि हमें दुनिया उस लेंस से देखे। और ये हमें, अगर हमें एट द एंड ऑफ द डे हमने दुनिया को दिखाना है कि हम किस लेंस से अपना आप दिखाना चाहते हैं। अगर हम ये लेंस से दिखाना चाहते हैं कि हमारी काबुल में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम खित्ते में जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को मैनेज कर सकते हैं, तो दुनिया भी हमें उसी लेंस से देखेगी ना। तो हम भी तो इंटरनल देखें कि हम किस तरह चाहते हैं कि दुनिया हमें पहचाने, हमें जाने। क्या हम कोई सिलिकॉन वैली में बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं, हमारे कोई इंजीनियर वहां पे हैं, हमारी को आईटी एक्सपोर्ट 200 अरब डॉलर की है, हम किस तरह जा रहे हैं? ये हम इंटरनल, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनली चीजों को देखें। अमेरिका न हमारा दोस्त है ना हमारा दुश्मन है। हमने खुद एस्टैब्लिश करना है कि अमेरिका हमारा कब दोस्त होगा और कब दुश्मन होगा। आज रशिया, इंडिया जो है वो रशिया से 5वें नंबर पे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। सही है, हम अपने आप को इस काबिल बनाएं। रशिया से वेपन्स ले रहे हैं हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ख्याल ये है कि जी 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 नहीं, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट भाई यहाँ पर पैदा होता है। जन साहब मैं आपके सामने पहले रखता हूँ, ये बताइए कि अगर हम ये इस बात पर तो अभी इत्तेफाक है हमारा कि अमेरिका ने ये जो स्टेटमेंट दी है अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, ये IAEA की किसी ऑब्जर्वेशन की रोशनी में या किसी रिपोर्ट की रोशनी में नहीं दी, उनके पास कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है, कोई हवाला मौजूद नहीं है, बस ये उन्होंने ऐसे एक बात की है पाकिस्तान को सियासी दबाव में लाने के लिए। तो सवाल फिर यह पैदा होता है कि वो पाकिस्तान से क्या चाहता है इस वक्त? जी, बल्कि ये जो स्टेटमेंट दिए ये उनके बरक्स है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो लोग तो सब कहते हैं कि हमारे साथ से बड़े महफूज है, तो वो चाहता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। वो चाहता ये है कि चूंकि वो हिंदुस्तान को खड़ा कर रहा है चीन के खिलाफ, तो वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान के लिए कोई इरिटेंट ना हो, और पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान के लिए एक इरिटेंट है। तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पैचअप कराना चाहता है, चीन से पाकिस्तान को दूर करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ग्वादर की बंदरगाह तक चीन पहुंचे, वो नहीं चाहता कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो इस रास्ते को इस्तेमाल करके ग्वादर को इस्तेमाल करें और ईरान के रास्ते भी बाहर निकलें। वो नहीं चाहता कि बाद में रशिया और वो लोग भी इधर आ सकें। तो ये चीज़ें बिल्कुल वादे हैं और हर जो फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट है उसको ये सारी चीज़ें मालूम है। लेकिन अब वो इस तरीके से कंपनसेट करने के लिए भी तैयार नहीं। या तो होता ना, ठीक है हम उनको कहते जी ठीक है ये हमारे लीवरेज है, ये हम आपकी बात मानते हैं, आप हमारे लिए कुछ करें। वो आपके लिए क्या करता है? और स्क्वीज करता है। FATF देखे कितना लंबा कर दिया, IMF का प्रोग्राम कितना लंबा कर दिया, आपके ऊपर कर्जे चढ़ाते हैं। और मैं आपको इकोनॉमिक हिटमैन का एक छोटा सा मिसाल दे दूं कि पाकिस्तान में 36 एयरपोर्ट्स हैं जिसमें से सिर्फ 28 ऑपरेटिव हैं। हर एयरपोर्ट 30 से 50 अरब रुपए का बनता है, वैसे तो 100 अरब रुपए के भी बनते हैं, मैं दरमियाने की बात कर रहा हूँ। किसने बनवाया ये एयरपोर्ट जो वापस नहीं कर सकते थे? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जब आपको पैसे मिले तो किसने लगवा दिए ऐसी जगहों पर कि आप ना एक्सपोर्ट कर सके ना उनके पैसे वापस कर सके? तो मेरे भाई हमें बांधा गया है। ये जो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे कि जी हम इस काबिल नहीं है, मैं इसी के तो खिलाफ बात कर रहा हूँ कि हम ऐसा मुल्क नहीं है जो गरीब हों। हम गरीब हो नहीं सकते। हम अपनी तकरीबन गजाई अपने फसलों में खुद कफील हैं, फल पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, लोग हैं, कारपेंटर हैं। तो जैसा फिर ये बता दें कि अमेरिका जो पाकिस्तान से चाहता है वो फहरिस्त आपने बताई कि अमेरिका क्या चाहता है। अब अमेरिका की इस ख्वाहिश को पूरा करना है या नहीं करना है, इसका फैसला क्या बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने करना है पाकिस्तान में? देखें जी, जो भी हुकूमत में होगा उसी ने करना है। इस वक्त तो वही हुकूमत में है,
लिहाजा जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, उनके हेड्स को बुला, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसीलिए तो बनी हुई है, फौरी तौर पे उसका इजलास बुलाएं, इस देखें कि वो क्या 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 कहना चाह रहे हैं और अपना असेसमेंट करें। हो सकता है हमारी असेसमेंट गलत हो, हमारे पास मालूमात कम है, उनके पास मालूमात ज्यादा है, लेकिन इसको एक चीज डॉक्टर साहब की मैं बिल्कुल हमायत करूंगा, वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो हमारे वाइटल नेशनल इंटरेस्ट हैं उन पर हमें एक होना चाहिए। जैसे कश्मीर है, आधे लोग कह रहे हैं बेच दिया, आधे लोग कह रहे हैं ये कर दिया, अफगानिस्तान का अमन है, सी पैक है, चीन के साथ दोस्ती है, अरे भाई इस पे तो एक हो जाओ। नेशनल ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट हैं, तो जब तक इन चीजों के ऊपर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। मैं आखिरी जी सर 2 जुमलों में बताइए डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान के पास अमेरिका को ऑफर करने के लिए कुछ है क्या? बहुत कुछ है पाकिस्तान को अमेरिका को ऑफर करने के लिए, लेकिन खुदारा मैं एक चीज कहूंगा, अमेरिका पिछले 75 साल से पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लेंस से देख रहा है। इस लेंस को हटाइए, और ये लेंस हमने हटाना है। उनको हमें हमारी सिक्योरिटी की जरूरत है, तो वो ठीक है, हम उनके साथ हैं, लेकिन हम और चीजों में से तो हम दिखाएं। इसमें हमने अमेरिका ने हमें नहीं कहना कि हम आपको और चीजों में दे, हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। हमें आईटी में करना है, एजुकेशन में करना है, उन्होंने भी हमारी बड़ी मदद की है, लेकिन हमें भी हेल्प यू और सेल्फ भी करना होगा। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर अब्बास चीमा साहब, जनरल नईम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर देखते हैं कि बहुत अहम नौयत के इंतखाबात कल पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों में 8 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 3 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, किसके हक में निकलने वाला है, इससे पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत अहम नौयत के ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं। 8 कौमी असम्बली के हल्कों में, 3 सूबाई असम्बली के हल्कों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कैंपेन की है, दूसरी जमातों ने भी अपनी अपनी कैंपेन की है। अगरचे कुछ हल्कों में कैंपेन उस तरह से एक्टिवली नहीं हो सकी क्योंकि इलेक्शन का फैसला शायद देर से हुआ। कुछ 3-4 दिन पहले तक यही लग रहा था कि पता नहीं ये इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब बहरहाल ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। 8 सीटों पर तहरीक इंसाफ के 8 में से 7 सीटों पर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि 8वीं पर शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी इलेक्शन लड़ रही हैं। तो इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी है और इनके जो नताइज निकलेंगे वो दोनों सियासी जमातों की यानी पीडीएम और तहरीक इंसाफ, इनकी सियासत पर किस तरह से असरअंदाज होंगे, ये आज का बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब शायद हमें 1-2 दिन में मिले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हसन खावर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब। और अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो अली गौहर बलोच साहब, जरा फैसलाबाद का बताएं, क्या सूरत हाल है फैसलाबाद और ननकाना की? मुस्लिम लीग नून सीटें निकाल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि पहली बात तो ये है कि जिस तरह से कुछ दिनों से आपको पता है कि बल्कि कुछ महीनों से जब से खान साहब जो है वो मरकज़ के इक़्तिदार से बाहर हुए हैं और उनको एक कदम एतमाद करके एक आइनी प्रोसीजर के तहत जो है वो फारिग किया गया है, तो उसके बाद एक बड़ा प्रोपेगेंडा पीटीआई की तरफ से आता है कि खान साहब का तो अब मुकाबला ही कोई नहीं, अवाम उनके साथ खड़ी हो गई है और वो स्वीप कर रहे हैं, और वो पंजाब की सीटों का हवाला देते हैं जो पिछले ज़िमनी इलेक्शन हुए थे। उनके अपने कुछ सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन एक बात मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से, और असदुल्ला खान आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में तो अक्सर मैं हाज़िरी देता हूँ, कि खान साहब का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि खान साहब स्वीपिंग पोजीशन में है कि नहीं है। अगर तो खान साहब पॉपुलर हैं जितना के पीटीआई कहती है, क्लेम करती है, उस हिसाब से तो फिर हमें एक सीट भी नहीं लेनी चाहिए, या खान साहब को कोई एक सीट भी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अब अवाम तो खान साहब के साथ खड़ी है। जाहिर है ये जो सीटें हैं ये जरूर मुतय्यन करेंगी रास्ता। नहीं, अगर खान साहब 8 में से 6 सीटें जीत जाते हैं और सूबाई असेंबली की 3 में से 2 सीटें जीत जाते हैं फर्ज कीजिए, तो आप ये नहीं मानेंगे कि इमरान खान मकबूल लीडर है, आपसे ज्यादा मकबूल है, पीडीएम की जमातों से ज्यादा मकबूल है, अगर वो 8 में से 6 सीटें निकाल लेते हैं? नहीं, देखें, इनमें से कुछ सीटें तो वो है ना कि जो मतलब है कि मुल्तान वाली सीट है वो पहले भी पीटीआई के पास है, बाकी केपीके की 2 सीटें हैं वो भी मेरा ख्याल है पीटीआई के पास ही थी, तो ये उन्हीं सीटों पर इंतखाब तो ये सारी पीटीआई की थी, पीटीआई के छोड़ने पर ही इलेक्शन हो रहे हैं ना। तो खान साहब उस वक्त, लेकिन आप 14 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही है ना।
देखें अब तो क्लेम ये है ना कि खान साहब बहुत पॉपुलर है, उस लिहाज से तो फिर खान साहब को इस किस्म की मेजॉरिटी लेनी चाहिए। अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, सीटें हारनी जीतनी तो बात की बात है, अगर इन तमाम सीटों के ऊपर ऑलमोस्ट कंपटीशन भी होता है तो मतलब है कि इसका क्या मतलब, फिर खान साहब पॉपुलर तो नहीं है ना अगर कंपटीशन होता है। रहेगी बात कि कौन कितनी सीटें लेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि खान साहब जितनी अक्सरियत आप बता रहे हैं वो भी नहीं ले पाएंगे, ये बात मैं जरूर क्लेम कर रहा हूं। बाकी जहां तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन आपको पता है कि 2-3 रोज कोई ना कोई मीटिंग होती है जिससे लगता है कि अब इलेक्शन रुक गए, अब डेट आगे चली गई, अब मुलतवी। इस इलेक्शन में वो टेम्पो तो इलेक्शन का नहीं बना, लेकिन ये सूरत हाल तो ये तासुर तो आप ही ने करके रखा ना, दरखास्तें तो आपकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को बार बार जाती रही हैं नहीं, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। बहरहाल मैं ये चलें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मकबूलियत का पैमाना क्या है अहसान खावर साहब? सर मेरी एक गुजारिश तो सुन लेना, एक मुख्तसर गुजारिश सुन ले। देखिए बात यह है कि खान साहब की तरफ से भी लोग गए अदालतों में जिसमें कि टेक्निकल वजूहात की बिना के ऊपर वो इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं। ये इनका दोहरा चेहरा अवाम के सामने है कि एक तरफ इस्तीफे देते हैं, दूसरी तरफ इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं और अदालतों का रुख। इवन अली मोहम्मद खान देख ले, जिसने बड़ी तकरीर की थी, वो भी अदालत में चला गया कि जनाब इन पे रोका जाए। और दूसरी बात ये है सही है, चलें ये एक और पहलू है इसका, इस पर मैं बाद में बात करता हूं। कल के इलेक्शन में जिस पार्टी ने वोट निकालने हैं वो पार्टी, सही है सर, वो इलेक्शन डे पे बड़ा डिपेंड करता है तमाम। लेकिन मुझे हसन खावर साहब दो चीजें बताइए। एक तो ये है कि असूली तौर पर तो ये 8 की 8 आपकी सीटें हैं और आज आपका बयानिया भी ज्यादा मकबूल है, आज आप ज्यादा पॉपुलर हैं। इमरान खान साहब समझते हैं कि इनकलाब आ चुका है, तो आपको तो ये 8 की 8 सीटें आसानी से जीत जानी चाहिए। आप एक भी लूज करते हैं, 2 भी लूज करते हैं या चंद एक पर तगड़ा मुकाबला हो जाता है, तो ये तो नहीं कह सकते कि आप जो है वो इमरान खान साहब स्टैंड आउट कर रहे हैं। अच्छा देखें मैं आपको असद एक बात बताऊं कि आप तो एनालिस्ट हैं, तो आपकी तो ये बात समझ आती है, उसका मैं जवाब देता हूं। लेकिन अगर अली गौहर बलोच साहब यही कह रहे हैं तो पहली बात तो ये तय हो गई कि इस वक्त जो है अब एक्सपेक्टेशन ये हो गई है उन जमातों की, जो 14 जमातें इकट्ठी है, कि जी अगर खान साहब और पीटीआई एक सीट भी लूज कर गई तो इनका बयानिया जीत जाएगा कि खान साहब मकबूल नहीं है। एक तो जरा ये तय करने के स्टैंडर्ड तो यहाँ पे सेट हो गया। दूसरी बात, आप बिल्कुल ये बात दुरुस्त फरमा रही हैं, इंशाल्लाह सारी सीटें जीतेंगे, पीटीआई की सीटें भी है और खान साहब का बयानिया भी, हमारी पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे है। लेकिन ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि ये मुकाबला जो है ये 14 जमातों से है और 14 जमातों के साथ जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में भी जो हमारे व्यूज़ हैं और जो उनका रवैया है वो भी आपने देखा है कि माजी में बड़ा खुल के सामने आता रहा है। आज भी मैं वो जो बैलेट पेपर वगैरह के प्रिंट आउट निकले हैं सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उसमें भी आपने देखा है कि कैसे 2-2 नाम आए हुए हैं। एक खान साहब का नाम है, कुनी के नाम का और है, और को मिलता जुलता निशान दिया हुआ है। तो ये सारे हरबे पहले भी चलते रहे पाकिस्तान में। तो ये तमाम तर कोशिश बिल्कुल हुकूमत कर रही है कि किसी तरह ये जो है ना हम ये जाहिर कर दें कि खान साहब मकबूल नहीं है। लेकिन उससे बात यह है कि दिन को रात नहीं कर सकते और रात को दिन नहीं कर सकते। जो चीजें हमें सपोर्ट कर रही है ना वो ये है। लेकिन इंतजामी तौर पर तो देखें ना, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के 3 हल्कों में इलेक्शन है, यहाँ पर 3 हल्कों में पंजाब में इलेक्शन है, तो 6 हल्के तो यहाँ आप वहां पर हैं जहां पर आपकी हुकूमतें हैं। तो ऑन ग्राउंड तो आपके साथ किसी धांधली का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, जहाँ पे सवाई हुकूमतें हमारी हैं वहाँ पे जाहिर है कि इनके लिए ये मुश्किल हो जाता है, इसमें कोई शुबा नहीं है, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ हमें हेल्प कर रही है ना वो ये है कि कौम को ये भी नजर आ गया, 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हो गई जो आपने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा और अब फिर वाज़ेह होने जाएगा इंशाल्लाह, कि ये सारे अंदर से एक है। और उसकी वजह यह है कि इन सब के जो इंटरेस्ट हैं वो कमर्शियल है और ये सारे अब बिल्कुल अपनी पिछली सियासत भुला के ना सिर्फ खान साहब की मुखालफत के अंदर जो है ये बिल्कुल एक हो चुके हैं कि किसी तरह हम ये जाहिर कर दें कि खान साहब मकबूल नहीं, और एक आधी 2 सीटें भी जीत जाएं तो इनके ख्याल में ये बयानिया इनका मकबूल हो जाएगा। ये बात गलत है। दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है ना वफाकी हुकूमत की, जो इन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया था हमारे 3.5 साल में, और उसके बाद जितनी होपलेस कारकर्दगी इन्होंने दिखाई और लोग जिस मुश्किल के अंदर है, ये चीज़ भी लोगों को अब नजर आ रही। तो लोगों की उम्मीदें जो है वो सारी की सारी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और इमरान खान से हैं, और इंशाल्लाह कल ये बात मजीद वाज़ेह भी हो जाए। नहीं, लेकिन आपको लोग वोट क्यों करेंगे हसन साहब? आपको लोग वोट क्यों देंगे जब लोगों को पता है कि आपने उनकी नुमाइंदगी कौमी असेंबली में जाकर नहीं करनी और आपने ये सीटें छोड़ देनी है?
तो लोग आपको क्यों वोट करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। लोग हमें इसलिए वोट देंगे कि लोगों को पता है कि इन 8 कौमी असेंबली की नशिस्तों से इस मुल्क की किस्मत नहीं बदलनी। इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। ये 8 सीटें जीत भी जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये हमारे बयानिए की जीत है, और इसलिए लोगों को ये पता है कि इस हुकूमत से उनको ना इंसाफ मिलना है, ना NRO 2 से छुटकारा मिलना है, ना उनके हालात बेहतर होंगे। इसलिए लोग हमारी इंशाल्लाह आवाज़ में आवाज़ बुलाएंगे। ये बात उनको बिल्कुल पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा क्या फैसला है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि लोगों का जोशो खरोश कल दीद नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए, बिल्कुल ठीक है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं प्रोग्राम में, लेकिन ब्रेक के बाद आकर ये जो सवाल हुसैन खावर साहब ने उठाया अली साहब के सामने रखता हूं कि ये ज़मीनी इंतखाबात जब 17 जुलाई को हुए थे तो उस वक्त कॉन्फिडेंट थी और कह रही थी PMLN कि हमारी पंजाब में 16 सीटें निकलेंगी, 17 जीत जाएंगे, कुछ 18 का फिगर भी दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा कोई फिगर PMLN की तरफ से नहीं आ रहा कि हम 6 सीटें जीत जाएंगे, हम 7 जीत सकते हैं। ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि कहा जा रहा है कि अगर हम 1-2 भी जीतेंगे तो ये हमारी जीत होगी। ऐसा क्यों है? एक ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अली गौहर बलोच साहब, जब 9 मखसूस हलकों के इस्तीफे मंजूर किए गए थे तो उस वक्त 2 बातों का ख्याल रखा गया था। एक ये कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो बहुत ही कम मार्जिन से जीता हो, और दूसरा NTPTI वोट, मुख्तलिफ सियासी जमातों का वोट जो है वो मिलाकर जीतने वाले उम्मीदवार से कम डबल जरूर हो। मसलन अगर आप ननकाना ही की बात करें तो वहां पर PTI के उम्मीदवार सिर्फ 2000 वोटों से जीते, और जो NTPTI वोट था वो तकरीबन 1,29,000 वोट था, जो मजमूई तौर पर बाकी सियासी जमातों का था। मलीर में भी ऐसे ही है, फिर कोरंगी में भी अगर आप देखें तो 1,12,000 वोट है, फिर कराची के एक और हल्के में 1,43,000 NTPTI वोट पड़ा था, और जीतने और हारने वाले का मार्जिन जो है वो बहुत थोड़ा था। तो इसके बावजूद आज आप इस फिक्रमंदी में हैं कि कहां से आप सीट निकाल पाएंगे, और अगर 1-2 सीटें जीत जाएं तो इमरान खान को हम साबित कर सकेंगे कि ये मकबूल नहीं है। देखें, मैं हसाम साहब की भी बात सुन रहा था और मैं समझता हूं कि वो निस्बतन PTI के कुछ संजीदा जो लोग गुफ्तगू करते हैं उनमें से एक है, लेकिन अफसोस होता है उनके गुफ्तगू तर्ज बयानी में भी वही इमरान अहमद न्याजी साहब का वो टच है कि वही थोड़ा सा गालम गलूच वाला और बिला वजह एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए टॉन्ट करने वाला। देखिए, गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब हर हल्के से खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर इलेक्शन के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। मैं इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम की, जिस तरह से कि वो घुमा फिरा के कर रहे हैं, मेरी उस तरह से आदत नहीं है। कि इस वक्त हमारा मुकाबला क्या है, इमरान खान वर्सेस जो है वो नवाज शरीफ के कारकुन के, और मुस्लिम लीग का एक तरफ कारकुन टिकट होल्डर है, कारकुन ही कहते हैं ना हम तमाम अपने जो टिकट होल्डर हैं, और ये चैलेंज है और दूसरी तरफ इमरान अहमद न्याजी खुद खड़ा हुआ है, वो खुद कैंडिडेट है हर हल्के से। अगरचे कि इसको अगर वैसे आईनी तौर पर देखा जाए या कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इलेक्शन इस तरह से बंदा नहीं कॉन्टेस्ट कर सकता जिसका अभी तक इस्तीफा कबूल ना हुआ हो। लेकिन चले, खैर इलेक्शन हो रहे हैं, आईनी और कानूनी तरीके से कर सकता है, अखलाकी तौर पर करे ना करे, आईनी और कानूनी तौर पर तो कर सकता है। आईन और कानून नहीं कर सकते। चलिए, आपका काम है, आप अमेंडमेंट करते हैं। अगर इस पर हम बहस में उलझेंगे सर, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के सामने आपके मेंबरान ने, बर्जीस ताहिर साहब ने यह सवाल किया था, और लोगों ने भी ये सवाल किया था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये आप हैं पार्लियामेंटेरियंस, आप अमेंडमेंट कर दें, हम नहीं कराएंगे, कानून हमें इजाजत देता है, हम इसलिए इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दे रहे हैं। तो ये इसकी कानूनी चले लड़े। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो बजाते खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दूसरा उनका ये क्लेम है, हर इलेक्शन के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनका ये क्लेम है कि जो PTI है उसका तो ग्राफ अब बहुत ऊपर, वो तो इनकलाब की तरफ चले गए हैं ना। मतलब है कि उनकी तो अब पूरे मुल्क में और तो किसी पार्टी को पूछता ही नहीं है। अब बाकी लोग तो सारे मतलब पॉलिटिकली जो है वो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ मरकज में इक्तदार में बैठे हैं कुछ जगह पर, बाकी तो हर जगह या हुकूमत है इमरान अहमद न्याजी साहब की, या उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि उनके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। इतनी पॉपुलैरिटी है कि एक इनकलाब आ रहा है जिसका कि वो रोज ऐलान करते हैं, लेकिन वो इनकलाब अभी तक इस्लामाबाद की तरफ नहीं लेकर आए। पता नहीं इनकलाब अभी छुट्टी पर गया हुआ है। गुजारिश ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब, पहली बात तो ये है कि हर जगह 3-4 सूबों में इलेक्शन नहीं, लेकिन सर अगर वो 8 सीटें जीत गए तो फिर आप ये कहेंगे कि फिर आप ये कहेंगे कि मुकाबला तो हमने अच्छा किया है, और दूसरा ये तो इन्हीं की सीटें थी, जीत गए तो क्या फर्क पड़ता है।
क्या ये अब्दुल्ला कहेंगे खान, आप? अगर आप मेरी बात उसी तरह से सुन रहे हैं जिस तरह से आपने मेरे भाई की सुनी है, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर होगा, जी आपके सब कहें सवालों के कहें, जवाब आ मैं जाएंगे। यही सोच रहा था, 15 मिनट हाँ, हो गए बात आपने अभी करने। तक ये बात नहीं हाँ, की। अली गौहर बलोच साहब, चले नहीं करें नहीं आप पे। नहीं, जी मेरी गुजारिश तो सुन लेना, आप भाई है मेरे। देखिए, बात ये है कि क्योंकि ये इमरान आपने हर अहमद प्रोग्राम नियाजी में कहना साहब जो होता है। है, हाँ नहीं वो मतलब मैं अब टाइम ही मांग रहा हूँ ना, कोई और गुस्ताखी तो नहीं की मैंने, ये तो मेरा बुनियादी हक है। चले, कहें 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 अच्छा, कहें मैं सर, ये जी जी हाँ। मैं अब्दुल्ला भाई ये बात कर रहा हूँ कि हमारे कैंडिडेट्स का मुकाबला इमरान नियाजी साहब के साथ है। दूसरी बात ये है कि वो खुद है, और दूसरी तरफ हमारा ठीक। वर्कर्स खड़े हुए हैं, और 3 सूबों में ये तकरीबन इलेक्शन हो रहे हैं, और हाँ तीनों सूबों में मुख्तलिफ पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं। जाहिर है पीडीएम में है, कहीं पर नून लीग के कैंडिडेट है, कहीं पर एएनपी के कैंडिडेट है, कहीं पर जेयूआई के कैंडिडेट है, कहीं पर पीपल्स सही। पार्टी या एमक्यूएम के कैंडिडेट्स है। तो लिहाजा पंजाब की हद तक तो आप बात कर सकते हैं हाँ नून लीग की, ठीक है। बाकी जगहों पर तो हमारे कैंडिडेट्स नहीं है, मतलब जी पीडीएम की पार्टी के जिनको कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे मुतफिका ठीक। ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स है। सही है। तो बात वही आ जाती है कि अगर आप ये ठीक नहीं है। कह सकते कि 8 सीटें हैं तो उससे नून लीग अनपॉपुलर हो गई। हाँ, अगर नून लीग वाला कोई कैंडिडेट हारता है और कितनी रेशो से हारता है तो वो तो हो जाएगा। बाकी हर इलेक्शन के अपने जी सर्कमस्टांसिस है, इनकी सूबों में हुकूमत है, इनकी सूबों में इजारादारी है, 18वीं तरमीम के ठीक है, बाद सूबे बिल्कुल बहुत सही है। बाख्तियार है। बहुत सारे हाँ, फैक्टर्स ये हैं। बात जरूर मैं है। खान खावर साहब, जी आप जी इस वक्त एक जनरल परसेप्शन ये है कि इमरान खान ने पिछले 7-8 महीने में जो बयानियां बनाया है, उसकी वजह से ये एंटी अमेरिका बयानियां और ये गुलामी और आज़ादी का बयानियां, इस वजह से तो इमरान खान शायद जीत जाएं। लेकिन अगर ग्राउंड पर आप चले जाएं तो मर्दान में लोग अली मोहम्मद खान से बड़ा नाखुश दिखाई देते हैं, इसीलिए वो सीट फंसी हुई है अभी तक पीटीआई की। ननकाना में चले जाएं तो ब्रिगेडियर साहब की परफॉर्मेंस से लोग अनहैप्पी दिखाई देते हैं, यही वजह है कि वहां पर कंपटीशन सख्त है। कराची में मलीर की सीट पर भी यही पोजीशन है। तो अगर ये इमरान खान का बयानिया या हालात इस कस्म के ना बनते तो परफॉर्मेंस तो आपको शायद ये इलेक्शन नहीं जिता सकती थी। अच्छा देखिए, ये जब हम कहते हैं ना असद के बयानिया 7-8 महीने का बयानिया बड़ा अच्छा है और बयानिया से लोग हो गए, तो हम शायद ये तो अज्यूम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो हाँ खुदा ना खास्ता बेवकूफ़ है कि बयानिया के पीछे चल पड़ी है पूरी कौम। देखें, बात ये है, जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। जो है, उर्दू में कहा जाता है कि आवाज़ खलक को नकारा खुदा समझें। जब पूरी कौम एक रास्ते पे एक जगह पे चल जाती है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी खान साहब का बयानिया तो कौम चल पड़ी। उनको कुछ नज़र तो आ रहा है ना। और अली गौहर बलोच साहब ये माने या ना माने, इनके पूरे इस अलायंस को, इनका जो है उसको बड़ा धचका पहुंचा है जब इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर, हाथों में नहीं, हाथ लेकिन हसान डालकर साहब, जब देखें अपनी ना, जब गवर्नमेंट, ये आपके पहुंचा है मुखालिफिन इनको जिनको धचका। आप चोर डाकू कहते हैं, तो जो आपके मुखालिफिन को जब अवाम ने 2/3 मेजोरिटी देकर दूसरी और तीसरी मरतबा जब ये लेकर आए थे हुकूमत में, तो क्या अवाम बेवकूफ़ थे जो इतनी बड़ी तादाद में नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे थे? मैं तो आज की डेट की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो आज की डेट की बात कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बयानिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इलेक्शन लड़ा जा सकता है। असल तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन और लीगल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप सिलेक्टिवली नंबर काउंटिंग करके मुंतखब इस्तीफे मंजूर कर सकते हैं और बाकी नामंजूर कर सकते हैं। मतलब ये क्या कानूनी गेम हो रही है जो हो रही है? और अगर आप ये गेम कर ही रहे हैं तो मतलब हाई मॉरल ग्राउंड लेना, टीवी पे बैठ के, अब अली गौहर बलोच साहब की मर्जी है, वो फिर कह देंगे तो कि ये ये गाली सवाल, गलोच गुजर रहे ये हैं। मैं तो कानूनी और इतराज आईनी कर रहा सवाल हूँ। लेकर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे ना सर, उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको कहा था कि ये स्पीकर का इख्तियार है, मैं उनके इख्तियार को में कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, तो ये उनका इख्तियार है, ना उन्होंने किया। करें, कोर्ट की बात हमारे लिए बायसे जो है इज्जत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्पीकर के पास अगर इख्तियार है तो फिर उस इख्तियार को अब्यूज करना इजाजत है? ये तो फिर स्पीकर को, क्या ये डेमोक्रेटिक है? क्या ये कानूनी बात है? बात ये समझना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि जो बलोच साहब ने बात की है ना कि जी हमारी डिफरेंट पार्टीज के डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं और नून लीग नहीं है, ये भी इनको समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बैगेज इस वक्त नून लीग के ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट आपने बनाई हुई है। पीपल्स पार्टी का भी बैगेज आपके ऊपर आएगा। जरदारी साहब ने आपका बैगेज नहीं उठाना, लेकिन उनका बैगेज आपके ऊपर आएगा। मिल बांट के आपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं तो उनकी ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी। और जहां पे जो रिजल्ट आएगा वो इनकी मुंतखब जो कॉमन अलायंस है उसकी सीटें हैं। तो ये नहीं कह सकते। उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह कल रिजल्ट अच्छे आएंगे, और ये बात बिल्कुल सही है कि आप जहां भी जाएंगे आपको खान साहब की पॉपुलैरिटी की एक वेव नजर आएगी। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर आप चले, परफॉर्मेंस की बात करें, एक लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन पिछले 3-4 महीने की अगर हम वफाक की परफॉर्मेंस देख लें तो मेरा ख्याल है उस तरफ ना ही डिस्कशन करें तो शायद बलोच साहब खुश हों।
सही है। तो बलोच साहब, ये कोई फिगर आप देना पसंद करेंगे कि जैसे पिछले इलेक्शन में आप कहते हैं कि 20 में से 18, 16, राना सनाउल्लाह साहब 16, 17 कहते रहे, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फिगर्स देते रहे, फिगर नहीं आ रहा इस दफा। आप ही कोई फिगर दे दें कि 8 में से कितनी सीटें कल जीतेंगे? कैलकुलेट तो किया होगा। अब्दुल्ला खान, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ और एक खुशखबरी दे रहा हूँ। जो खान साहब का इनकलाब है ना, वो कल पंक्चर हो जाएगा। वो जो खान साहब का इनकलाब है ना, वो कैसे, मतलब कितनी सीटें लेने पर ये पंक्चर होगा, और कितनी सीटें अगर उन्होंने ले ली तो पंक्चर नहीं होगा? ये फिगर ही तो मैं पूछ रहा हूँ। पंक्चर हो जाएगा। देखे, फिगर तो ये है, मैं पहली बात तो ये एहसान खाफर ने बात की है कि उनकी ओनरशिप, हम तो ओनरशिप ले रहे हैं, तमाम कैंडिडेट्स की ले रहे हैं कि वो पीडीएम के कैंडिडेट्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब है कि वो नून लीग होगी या कोई अनपॉपुलर, हम तो ले रहे हैं उसकी ओनरशिप। हम तो कह रहे हैं वैसे मजमूई तौर पर जो आपकी बाकी इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन बेहतर है बाकी हल्कों में, मर्दान में बेहतर है, पीपल्स पार्टी की कराची में बेहतर है। मैं देखे, मुल्तान में पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट इंशाल्लाह कामयाब होगा, नून लीग का। वहां पर आपको पता है हमारा कैंडिडेट, उसने जनरल इलेक्शन में रिकॉर्ड निकलवा ले कितने वोट लिए थे। तो वो मतलब है कि हमने वहां पर उनके हक में जो है वो मतलब है कि सरेंडर किया हमारे कैंडिडेट ने, तो वो जाहिर है हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीतेंगे। फिर दूसरी बात ये है, केपीके में तो इनकी तोती बोलती, वहां पर तो इनकलाब 99% है इनके बकौल, 1% बाकी सारे को ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं इनके बकौल। तो कल देखते हैं कि सबसे पहले तो कम से कम केपीके की तो दोनों ही ने जीतनी चाहिए ना। पंजाब में तो चलो फिगर दे दें सर, 8 में से आउट ऑफ 8 कितनी सीटें? मैं ये कहता भाई 8, हम तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो 8 में से 8 जीतने की है और अल्लाह कामयाबी दिलवाएगा। हम इनकी तरफ बढ़ के नहीं लगाते। बहुत शुक्रिया, हम वो बात बहुत शुक्रिया। दोनों तरफ से दावे जो कि 8 सीटें जीतेंगे। हसन साहब आपका भी, अली गौहर बलोच साहब आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कल का दिन बहुत अहम है पाकिस्तान की सियासत पर, बड़े अहम असरात मुरतब होंगे इन रिजल्ट्स के जो कल हमारे सामने आने जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।